हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके सामने लेकर आता हूं कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा जो कि आज के दिन समाचारों में रहे हैं, न्यूज में रहे हैं और जो आपकी यूपीएससी की तैयारी के पर्सपेक्टिव से, यूपीएससी की तैयारी के परिप्रेक्ष्य से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं और जिनके बारे में एक सही समझ, एक सही सोचने का तरीका जो है विकसित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भारत में एक राष्ट्र एक मतदान का जो मुद्दा है, वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है, इसकी जो मांग है, इसकी जो प्रक्रिया है, इस पर काफी समय से चर्चा चल रही है। आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि एक अपना चुनावी वादा जो था भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी सरकार का, उसको पूरा करते हुए सरकार ने पहली बार एक ऐसी समिति बनाई जिसकी अध्यक्षता भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी और रामनाथ कोविंद समिति ने आज जो है सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। और जैसा कि पहले से ही स्पष्ट था कि उस रिपोर्ट में रामनाथ कोविंद समिति ने भारत में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की है। तो हालांकि आपको यह भी याद होगा कि जब यह समिति बनी थी तो इसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस बनाए गए थे, कांग्रेस के विपक्ष से जो इसमें इनवाइटी थे अधीर रंजन चौधरी साहब, उन्होंने यह कहकर ही इस समिति को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था कि जो इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस बने हैं वो ही इस तरह से लिखे हैं कि इसका कंक्लूजन क्या होने वाला है वो पहले से ही तय है। टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में यह लिखा हुआ था कि इस मांग को, यह मांग देश हित में कैसे अच्छी होगी यह सिद्ध करना। तो ऐसे में विवाद की या डिबेट की कोई जगह नहीं बची, यह बोलते हुए अधीर रंजन चौधरी ने इस कमेटी को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था। खैर, आज इस समिति की रिपोर्ट आ गई है और यह रिपोर्ट जो है आप हमारे चैनल पे और बहुत लोग आपको पढ़ाएंगे, आपको मैं भी पढ़ाऊंगा अपने हिंदू वाली क्लास में, ये सारी चीजें मैं भी करता रहूंगा। लेकिन आज के इस सेशन का लक्ष्य जो है वो उस रिपोर्ट को पढ़ना नहीं है। आज के इस सेशन का लक्ष्य जो है वो हम केवल एक पक्ष की चर्चा करेंगे आज, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ छोटे छोटे वीडियोस बनाकर आपको इस पूरे मुद्दे के अलग अलग पक्षों से परिचित करा दूं। तो एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर आज हमें बात करनी है, एक जो इसका एक पक्ष जो है वो पक्ष क्या है कि इस मांग का विरोध क्या है। ये मांग जो है क्यों है, बहुत ऑब्वियस है कि इसका सबसे बड़ा कारण यह दिया जाता है कि एक तो खर्चा बचेगा, दूसरा जो देश हमेशा चुनाव मोड में रहता है ये देश चुनाव मोड में कम रहेगा क्योंकि चुनाव जो है वो 5 साल में एक ही बार हुआ करेंगे, लोकसभा और विधानसभा के एक साथ। तो सुनने में ये सब चीज अच्छी लगती है कि यार ये तो अच्छी बात है, इससे देश हित होगा। तो इसके विरोध में क्या आर्गुमेंट है, इसके विरोध में क्या तर्क दिए जाते हैं, अगले 15 से 20 मिनट में मैं आप लोगों को विरोध वाले सारे तर्क समझा दूंगा। तो याद रखिएगा, मैं पहले ही स्पष्ट कर रहा हूं कि इस सेशन में हम केवल यह बात करेंगे कि इसका विरोध क्यों किया जाता है, इसके पक्ष के जो तर्क हैं उनकी बात आज हम इस सेशन में नहीं करेंगे। मैं आपको पहले से ही क्लियर कर रहा हूं, कभी आप ये कहने लगे कि सर आप पक्ष की तो कोई बात नहीं कर रहे, तो ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि पक्ष की बात आज हम इस सेशन में नहीं करेंगे, ये केवल विरोध की बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं। अगले 15-20 मिनट में आपसे बात करूंगा और विरोध वाले सारे पॉइंट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। लेकिन शुरू करने के पहले हमारा P2I बैच जो है आप लोग जानते हो 20 तारीख से शुरू हो रहा है। तो 20 तारीख से आपको पता है सुबह 8 बजे वाला बैच, मॉर्निंग बैच, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं मेरा फेवरेट टाइम है, क्योंकि सुबह 8 बजे क्लासेस हो जाती हैं तो 8 से 11 आपकी क्लास खत्म हो जाती है। तो 11 बजे आपकी क्लास हो गई, आपके पास पूरा दिन है अपनी पढ़ाई को प्लान करने के लिए। तो 8 बजे वाला बैच है, 20 तारीख से शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड आप लोग जानते ही हो, मेरे नाम पे आधारित है, वो लगाकर आपको 23,999 रुपए में इस बैच से जुड़ना है। आप 2025, 26, 27 में अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये कोर्स जो है उपयोगी है। आपको इसमें रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका इवैल्यूएशन मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, हमारे कैंपस में रखेंगे, वहां पे आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंतर्गत होगा और कोई आपसे अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। तो देर मत कीजिए, एजे लाइव कोड लगाइए, आज ही हमारे मार्च बैच से जुड़िए P2I के। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं चर्चा। तो भाई देखिए, सबसे पहले इस बात को समझने की आवश्यकता है कि भारत जो है, भारत की राजनीति संघीय है। यह बात तो हमको पता है कि भारत जो है एक संघीय देश है। संघीय देश मतलब जिसको हम कहते हैं फेडरल कंट्री। भारत में क्या है, केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकारें हैं, और दोनों सरकारें जो हैं आपके यहां याद रखिएगा, केंद्र और राज्य दोनों स्तर की जो सरकारें हैं वो अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करती हैं। यानी कि दोनों सरकारें जो हैं
उनकी शक्तियां जो हैं वो अपनी शक्तियों के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो भारत में राज्य सरकार अपने आप में एक स्वतंत्र संवैधानिक व्यवस्था है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है उसका। किन चीजों पे वो कानून बना सकती है, क्या क्या काम वो कर सकती है, क्या क्या उसके अधिकार क्षेत्र है, ये सारी चीजें एकदम स्पष्ट है। और आमतौर पर उनमें केंद्र सरकार किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं कर सकती, ये बात एकदम स्पष्ट है। तो उनकी संवैधानिक ड्यूटीज जो है वो एकदम क्लियर है। अब क्योंकि ये संवैधानिक तौर पे स्वतंत्र निकाय है, संवैधानिक तौर पे ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, तो निश्चित तौर पे राजनीतिक तौर पर भी हर राज्य में मुद्दे जो होते हैं वो केंद्र के मुद्दों से अलग होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए राष्ट्रीय चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, आपका मान लीजिए भारत की सरकार, आप केंद्र सरकार चुनने के लिए आप वोट डाल रहे हैं, तो शायद आप ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट डालोगे। जैसे भाई हमारी विदेश नीति क्या है, क्योंकि ये केवल केंद्र सरकार तय करती है, राज्य का इससे कोई लेना देना नहीं होता। भाई चीन को लेके हमारी नीति क्या है, पाकिस्तान को लेके हमारी नीति क्या है, या फिर हमारे देश की आर्थिक स्थिति अभी कैसी है, या फिर हमारे देश पर ऋण कितना हो गया, हमारी जीडीपी की विकास दर क्या है, ये सारी चीजें आमतौर पे केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकारें इसमें कुछ ज्यादा कर नहीं सकती। ठीक है, इस प्रकार की चीजें जो होती हैं, तो आमतौर पे केंद्रीय चुनाव जो होते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप विधानसभा चुनाव देखेंगे तो विधानसभा चुनावों के मुद्दे बड़े स्थानीय होते हैं कि यार इस क्षेत्र में पानी की समस्या है वो कैसे हल होगी, इस क्षेत्र में सड़क की समस्या है वो कैसे हल होगी, आपके इस क्षेत्र में कई राज्यों में भाषाई समस्या है कि भाई हमारी भाषा के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, हमारी भाषा को सही अधिकार कैसे मिलेंगे, इस पर लोग राज्य में वोट डालते हैं। ठीक है, कानून व्यवस्था कि मेरे राज्य के अंदर अपराध बढ़ रहा है या घट रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य के हाथ में होती है, पुलिस राज्य की होती है। तो इसीलिए क्या होता है, केंद्र और राज्य के चुनावी मुद्दे एकदम अलग हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, यह बात तो समझ में आ गई होगी। केंद्र और राज्य के सबसे पहली बात है चुनावी मुद्दे जो हैं वो एकदम अलग हैं। तो आप देखेंगे आमतौर पे केंद्र में कैंपेनिंग भी बड़ी अलग तरह से होती है और राज्य के चुनावों में कैंपेनिंग बहुत अलग तरह से होती है। अगर ये दोनों चुनाव एक साथ होंगे तो यार देखिए किसी भी वोटर से, क्योंकि एक साथ चुनाव कैसे होंगे, आप वोट डालने जाओगे, आपको एक वोटिंग मशीन दिखेगी जहां पे आपको लोकसभा के लिए चुनाव वोट डालना होगा, केंद्र के लिए वोट डालना होगा, एक आपको दूसरी वोटिंग मशीन पे वोट देना होगा जहां पर आपको विधानसभा के लिए वोट डालना होगा। यह बात सही है, आपको वोट ऐसे करना होगा। तो एक मतदाता से यह उम्मीद करना कि लोकसभा के लिए वोट देते हुए वो दिमाग में कोई और मुद्दा रखेगा और विधानसभा के लिए वोट देते हुए दिमाग में कोई और मुद्दा रखेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। तो एक इसका जो विरोध होता है उसका सबसे बड़ा विरोध करती हैं जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। क्षेत्रीय पार्टियां मतलब वो पार्टियां जो आमतौर पे एक या दो राज्यों में ही हैं। जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के बाहर आमतौर पे उसकी उपस्थिति जो है बहुत कम है, नहीं ही है। तेलुगु देशम पार्टी जो है वो केवल आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, बीआरएस जो है केवल तेलंगाना में है, शिवसेना केवल महाराष्ट्र में है, एनसीपी केवल महाराष्ट्र में है। तो इस तरह की पार्टियां, आम आदमी पार्टी हालांकि अब उतनी क्षेत्रीय रह नहीं गई लेकिन तब भी दिल्ली और पंजाब में आप कह सकते हो, इनके अलावा और कहीं ज्यादा उपस्थिति उस पार्टी की है नहीं। ठीक है, तो क्षेत्रीय पार्टियां जो होती हैं वो आमतौर पर इसका विरोध इसलिए करती हैं कि उनकी जो पूरी अपील होती है वो क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर होती है और उनका यह कहना है कि अगर राष्ट्रीय चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे तो वोटर जो है वो क्षेत्रीय चुनाव में यानी कि विधानसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय मुद्दों पे ही वोट डाल के आ जाएगा। तो क्षेत्रीय दल क्या कहते हैं कि केंद्र के जो मुद्दे हैं ये हावी हो जाएंगे, केंद्र के मुद्दे जो हैं वो हावी होंगे। इसकी संभावना बहुत कम है कि व्यक्ति लोकसभा के लिए पार्टी ए को वोट देके आएगा और विधानसभा के लिए पार्टी बी को वोट देगा। अगर चुनाव एक ही दिन हो रहा है तो इसकी संभावना बहुत कम है। तो क्षेत्रीय पार्टियां ये कहती हैं कि हम लोकसभा चुनाव में तो ज्यादा ईगर हम है भी नहीं, हम ज्यादा अपने को बड़ी शक्ति उसमें मानते नहीं, पर अपने राज्य में हम एक बड़ी शक्ति हैं क्योंकि हम राज्य स्तरीय मुद्दों पर प्रचार करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, मतदाता जो है उसका ध्यान हमसे हट जाएगा और क्षेत्रीय दलों का महत्व जो है, केंद्रीय मुद्दे हावी होंगे, जिससे क्या होगा, क्षेत्रीय दलों का जो महत्व है वो घट जाएगा। तो क्षेत्रीय दलों का विरोध का एक बड़ा कारण यह है कि भाई महत्व जो है हमारा घट जाएगा
हमको शायद वोट मिलने कम हो जाएं, ऐसा परिणाम निकल के सामने आने लगे कि राज्य स्तरीय चुनावों में भी जो बड़ी नेशनल पार्टीज हैं, भले ही वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अन्य नेशनल पार्टीज हैं, वही चुनाव जीतने लग जाएं और क्षेत्रीय दलों की जो उपस्थिति है, क्षेत्रीय दलों का जो एक प्रक्रिया है वो खत्म हो जाए। यह बात आमतौर पर उनका कहना है। हालांकि इसके अपवाद हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि चुनाव हुए हैं जहां पर वोटरों ने अलग अलग जगह वोट डाले हैं। उड़ीसा में एक बार ऐसा हुआ था, केंद्र और राज्य के चुनाव एक साथ हुए थे। लोगों ने लोकसभा के लिए अलग दल को वोट दिया था और विधानसभा के लिए बीजेडी को, जो बीजू जनता दल है, उसको वोट दिया था। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, लेकिन तब भी ये एक टेक्निकल पॉइंट है और ये पॉइंट वैध है, मतलब इस पॉइंट पर चर्चा की जानी चाहिए। ये पॉइंट एकदम सही है। दूसरी बात आती है खर्चे की, कि भाई एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में जो सबसे बड़ी बात कही जाती है वो बात कही जाती है खर्चे की, कि यार बार बार चुनाव कराने में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। ठीक है, ये कहा जाता है कि भाई आप बार बार चुनाव करते रहते हो। हमारे देश में हर साल भाई 4-5 बार तो चुनाव होते ही हैं, हर 2-3 महीने में कहीं ना कहीं किसी ना किसी विधानसभा का चुनाव होता है। तो हमारे यहां बहुत ज्यादा खर्चा होता है इन चुनावों को लेकर। तो खर्चे को लेकर एक जो सर्वे क्या कहता है, सर्वे ये कहता है कि यार अगर आप ये मान लो कि चलो आपके पास हर दूसरे तीसरे महीने भी चुनाव हो रहा है, तो भी वार्षिक जीडीपी का आपका जो है कुल खर्चा केवल 1 से 2% है। कुल खर्चा 1 से 2% है। और वहां पर ये कहते हैं कि अगर आप 5 साल में एक बार चुनाव कराओगे तो आप एक बार सोच के देखिए कि इसका लॉजिस्टिक्स कितना महंगा पड़ेगा। क्या आपके पास इतने केंद्रीय बल हैं? क्योंकि आप एक साथ चुनाव कराओगे तो आपको सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी, आप एक साथ चुनाव कराओगे तो आपको पोलिंग बूथ एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, आपको ईवीएम जो मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, आपको उनकी गणना करने के लिए कम से कम दुगने तिगने अफसरों की ड्यूटी लगानी पड़ेगी। क्या आपके पास इस तरह का मैकेनिज्म है? क्या आपके पास उतना संख्या बल है? क्या आपके पास उतने लोग हैं? तो यहां पे कई सारे आलोचक ये कहते हैं कि वास्तविकता में देखा जाए तो खर्चे में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस खर्चे की फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। अभी आप हर साल कई बार खर्च करते हो, फिर क्या होगा, 5 साल में एक बार कई गुना खर्च करोगे। तो वैसे भी आलोचक ये भी कहते हैं कि यार अगर 1 से 2% कुल खर्चा जीडीपी का हो भी रहा है, तो अगर इस खर्चे के आधार पे हम देश के लोकतंत्र को एक बेहतर दिशा, बेहतर दशा दे पा रहे हैं, तो ये कोई बहुत महंगी बात नहीं है। याद रखिएगा, अगर एक साथ चुनाव होगा, जो आपको मैं पहले भी बता चुका, एक साथ चुनाव के जो लॉजिस्टिक्स होंगे वो अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। आप मतलब जो मैं कुछ बिंदु यहां पर लिखे देता हूं, ईवीएम आपको कितने चाहिए होंगे, आपको बूथ कितना चाहिए होगा, आपको सुरक्षा कर्मी कितने चाहिए होंगे। इमेजिन करके देखिए, पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, आपको सुरक्षा कर्मी कितने चाहिए होंगे, आपको गणना करने के लिए कितने कर्मचारी चाहिए होंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है, आपका खर्चा जो है उस चुनाव में कई गुना हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो एक चुनाव का खर्चा है वही आप 5 साल में एक बार कर पाओगे, ऐसा जो है ये नहीं बात सही है। ठीक है, दूसरा, इकोनॉमिक्स का टीचर हूं यार मैं, तो थोड़ी सी तो अर्थव्यवस्था लगाऊंगा यहां पर। इकोनॉमिक्स में अगर बार बार आपके यहां चुनाव होते हैं तो यह भी समझिए कि इकोनॉमिक्स में यह कोई बहुत बुरी चीज नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि इतना खर्चा हो रहा है, लेकिन आप एक बार यह भी सोचिए कि चुनाव के समय कितने लोगों को रोजगार मिलता है। इतने सारे पोस्टर बनते हैं, यह रोजगार का अवसर है, भले ही एक अल्पकालिक रोजगार है, कुछ महीनों का रोजगार है, लेकिन कितने सारे लोगों को यहां पे रोजगार मिलता है। हजारों करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था में लगाए जाते हैं, तो अर्थव्यवस्था में आपकी मांग बढ़ती है, आपकी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी सुदृढ़ होती है। आपके यहां पोस्टर बनाने से लेकर लगाने तक, कार्यकर्ताओं से लेकर आपके प्रचारकों तक, सब पर खर्चा होता है, और यह खर्चा आखिरकार आपकी अर्थव्यवस्था में आता है, जिससे आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो इससे रोजगार जो है वो बढ़ता है। बार बार चुनाव होने से आपकी अर्थव्यवस्था में रोजगार बढ़ता है, यह भी एक इसके पक्ष में बात अक्सर कही जाती है। ठीक है, एक और बहुत बड़ा जो बिंदु है इसमें, वो आता है सरकार की जवाबदेही का। देखिए, यह एक बहुत बड़ा बिंदु है। वो बिंदु आता है सरकार की जवाबदेही का। जवाबदेही का बिंदु क्या है बेटा, कि अगर मान लीजिए चुनाव 5 साल में एक बार होता है, तो आपने आज वोट डाल दिया और आपने किसी व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया, तो अब उस आमतौर पे भारत में पार्टी आधारित चुनाव होते हैं, हम किसी पार्टी को चुनते हैं, तो अब उस पार्टी को पता है कि अगले 5 साल तक हमसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। यह बात सही है। अभी क्या है, उस पार्टी को ऐसा लगता है, आमतौर पे आप देखते होंगे ना, जब भी मान लीजिए कहीं विधानसभा चुनाव होते हैं
तो ये कहा जाता है कि नहीं कि ये प्रधानमंत्री की भी लोकप्रियता का टेस्ट है? कहा जाता है कि नहीं कहा जाता कि यार ये अभी केंद्र में जैसे बीजेपी सत्तारूढ़ है, तो अगर बीजेपी कहीं पर विधानसभा चुनाव हारती है, जैसे कर्नाटक में बीजेपी विधानसभा चुनाव हारी, तो ये कहा गया कि नहीं कहा गया कि यार ये केंद्र सरकार को भी एक संदेश दिया गया कि भाई आप अपनी नीतियां बदलिए। ठीक है, तो क्या होता है, जनता का मूड भांपने का सरकार को बार बार मौका मिलता है इन विधानसभा चुनावों से, और जनता को भी मौका मिलता है कि वो पार्टियों को अपना संदेश दे पाए कि यार जो तुम कर रहे हो हम उससे सहमत नहीं हैं, हम नहीं मानते कि तुम ढंग से काम कर रहे हो। तो ये सरकार की जवाबदेही बनी रहती है। अगर चुनाव 5 साल में एक बार ही होगा, भाई सारी विधानसभा लोकसभा सबका चुनाव 5 साल में एक बार होगा, तो ये जो इसके आलोचक हैं वो कहते हैं कि 4-4.5 साल तक सरकार जनता की बिल्कुल नहीं सुनेगी। चीजों के दाम बढ़ेंगे, नौकरियों की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी, कोई किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जाएगी, जनहित के कोई काम सरकार नहीं करेगी। 4 साल तक सरकार आराम से ऐसे चल सकती है, और जो आखिरी साल है जब चुनाव होने वाला है उस समय सरकार सारे जनहित के काम चालू करेगी, ताकि जनता जो है आखिरी 1 साल की बात को ध्यान में रख के वोट दे। तो सरकार की जवाबदेही की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। अभी क्या है, अगर हर कुछ महीने में चुनाव हो जाते हैं तो सरकार जो है एक दबाव में रहती है, और लोकतंत्र में एक अच्छी चीज है कि सरकार के ऊपर दबाव बना रहे कि भैया जिन लोगों ने तुमको चुना है उनको तुम इग्नोर नहीं कर सकते, उनकी बातों को, उनकी आकांक्षाओं को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उनको आप त्याग नहीं सकते, उनको आप ठुकरा नहीं सकते। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इसका पक्ष आमतौर पर होता है। इसके विरोध में एक तर्क अक्सर यह दिया जाता है कि यार भारत जो है हमेशा चुनाव मोड में रहता है। यह बात सही है, मैं मानता हूं, इस एक तर्क से मैं सहमत हूं कि भारत जो है हमेशा चुनाव मोड में रहता है, यानी कि हर कुछ महीने में चुनाव रहते हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव आचार संहिता लगी रहती है। चुनाव आचार संहिता के कारण सरकार बहुत सारी योजनाएं ला नहीं पाती और बहुत सारे काम कर नहीं पाती। चुनाव मोड के 2 नुकसान होते हैं, यह कहा जाता है। पहला तो सरकार की योजनाएं डिले हो जाती हैं, योजनाएं जो है वो लागू नहीं हो पाती, और दूसरा सरकार जो है वो फ्रीबीज वगैरह बांटती है कि सरकार, भाई चुनाव होते रहते हैं तो सरकार को लगातार बार बार फ्रीबीज बांटने पड़ते हैं। तो यार इसका मेरा इसको लेकर जो जवाब है वो ये है कि यार फ्रीबीज बांटना एक राजनीतिक समस्या है, उसका समाधान भी राजनीतिक होना चाहिए, कानूनी नहीं। ठीक है, मतलब ये तो वही बात हो गई कि कल को आप कहो कि यार भारत में चुनावों में भ्रष्टाचार बहुत होता है, तो एक काम करते हैं, भारत में चुनाव ही बंद कर देते हैं, क्योंकि चुनाव तो सब करप्ट होने लगे। अब ये कोई कह सकता है ना भाई चुनावों में तो भ्रष्टाचार है, तो एक काम करते हैं चुनाव बंद कर देते हैं। ये कोई सही इलाज हुआ क्या? ये तो सही इलाज नहीं हुआ। तो आपकी समस्या जो है वो समस्या राजनीतिक है कि राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी नीतियों से लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते। इसके लिए उनको एक तरह से प्रलोभन देने के लिए, लालच देने के लिए वो फ्रीबीज जैसी चीजें ऑफर करते हैं, या फिर योजनाएं उस टाइम पर ही रखते हैं जब चुनाव आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये एक राजनीतिक फेलियर है, इसको समझिए कि ये जो चीजें होती हैं आमतौर पे, ये एक प्रकार का राजनीतिक फेलियर है, ये एक राजनीतिक विफलता है। अगर राजनीतिक दल आपस में मिलकर सहमति बनाएं कि यार हम फ्रीबीज नहीं देंगे, तो फ्रीबीज नहीं होंगे। इसके लिए आप ये कह दो हम तो चुनाव ही अब कम कराएंगे, हम चुनाव नहीं कराएंगे क्योंकि वरना सब फ्रीबी बांटते रहते हैं, यार ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। फिर तो आप कह दोगे 5 साल बाद फ्रीबी बांटे जाते हैं, तो एक काम करते हैं चुनाव 10 साल में कराते हैं, तो इसका कोई खास औचित्य इसमें हो नहीं सकता। ठीक है, एक इसका सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने एक तरह से लगभग आखिर के लिए रखा था, सबसे बड़ा पॉइंट जो है बेटा वो ये है कि मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बताया था कि राज्य और केंद्र की जो सरकारें हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, संवैधानिक निकाय हैं। लेकिन अगर आपके यहां एक राष्ट्र एक चुनाव की पद्धति आ गई, तो आपके राज्य की विधानसभाएं जो हैं वो पूरी तरह से लोकसभा पे निर्भर हो जाएंगी अपने कार्यकाल के लिए। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं कि इसमें क्या हो जाएगा, केंद्र की जो है कार्यकाल को लेकर संसद की प्रभुसत्ता हो जाएगी। कार्यकाल को लेकर संसद की एक प्रभुसत्ता जो है वो स्थापित हो जाएगी कि संसद का कार्यकाल सर्वोपरि हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि देखो अभी क्या होता है, भी शुरुआत में कुछ समय तक क्या हुआ कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ किए गए, तीसरी 20वीं लोकसभा तक। फिर कुछ राज्यों की सरकारें बर्खास्त हो गई, इस्तीफा दे दिया, तो उन राज्यों में दोबारा चुनाव कराए गए और ये पूरा प्रोसेस डिरेल हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या समस्या आ जाएगी, जैसे मान लो 2024 अभी चल रहा है, इस साल नई लोकसभा बन के आएगी। ठीक है, 2024 में नई लोकसभा बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस लोकसभा का कार्यकाल 2029 तक होगा,
यह बात स्पष्ट है। अब मान लीजिए जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक में अभी चुनाव कब हुए थे? 2022 में हुए थे। तो कर्नाटक में 2027 में विधानसभा चुनाव होगा। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि कर्नाटक की वर्तमान सरकार जो है, सिद्धरमैया सरकार, उसका कार्यकाल 2027 में खत्म हो जाएगा। तो अब अगर आप कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 2029 में कराने वाले हो, तो 2027 से 29 तक कर्नाटक कैसे चलेगा? या तो आप सिद्धरमैया सरकार का कार्यकाल बढ़ाओ 1.5 साल, जो कि नागरिकों के साथ गलत है, भाई नागरिक ने तो 5 साल के लिए चुना था उनको। या फिर आप ये कहो कि 1.5 साल अब सिद्धरमैया जो कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन रहेगा, ये भी अच्छी बात नहीं है। भाई एक बड़ा राज्य है, राज्य की सरकार, राज्य की अपनी एक स्वतंत्र सरकार है। या फिर जो भी रामनाथ कोविंद कमेटी ने, हालांकि पूरी रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन रामनाथ कोविंद कमेटी ने क्या कहा है कि हम यहां पे चुनाव करा लेंगे, मध्यावधि चुनाव, लेकिन फिर वो 2027 से केवल 2029 के लिए होगा। केवल इस 1.5 साल के लिए एक नई विधानसभा बनेगी और जो नया मुख्यमंत्री बनेगा वो केवल 1.5 साल के लिए बनेगा और 2029 में सब सारे चुनाव फिर से एक साथ होंगे। यानी कि हो क्या गया है कि भाई अब विधानसभा का कार्यकाल जो है वो लोकसभा पे निर्भर हो जाएगा, जबकि ऐसा पहले नहीं था। विधानसभा में अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व था। जैसे मान लीजिए, जैसे भारत में प्रधानमंत्री को अधिकार होता है ना संसद में, अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसा किया था 2004 में कि अगर किसी प्रधानमंत्री को लगता है कि भाई मैं समय से पहले, अगर किसी बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि मैं समय से पहले चुनाव करा सकता हूं, तो उसका अधिकार है, वो लोकसभा भंग करके फ्रेश चुनाव करा सकता है। यही अधिकार राज्यों में मुख्यमंत्री को भी है। आज मान लीजिए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ साहब को लगता है कि यार मैं विधानसभा भंग करके फ्रेश चुनाव कराता हूं, तो वो करा सकते हैं क्योंकि उनको बहुमत है। अगर एक बार यह प्रावधान आ जाएगा तो आप राज्य की विधानसभाओं से एक तो जो उनके कार्यकाल की स्वतंत्रता है वो छीन लेंगे, दूसरा मुख्यमंत्री के पास जो अधिकार होता है कि यार अगर उनको लगता है कि हमें नया मैंडेट चाहिए, तो वो अपनी समस्या को, अपनी विधानसभा को भंग करके नया चुनाव करा पाए, यह अधिकार भी उनके पास से चला जाएगा। तो अब जो है उनके हाथ से शक्ति हमेशा के लिए चली जाएगी। उनको बैठे रहना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा कि जब तक 2029 नहीं आएगा हमारे यहां चुनाव नहीं हो सकता। इसके अलावा एक बड़ी चुनौती यह है, मान लो किसी कारण से लोकसभा भंग हो गई बीच में, तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है। भाई अभी तो चलिए हमारे यहां एक पार्टी की सरकार बनती है, लेकिन हमने ऐसी लोकसभाएं देखी हैं जब देवेगौड़ा साहब की सरकार थी, गुजराल साहब की सरकार थी, तब क्या हुआ, लोकसभा में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, मिली जुली सरकार बनी, वो सरकार गिर गई, ये हमने देखा। तो यार अगर लोकसभा बीच में भंग हो गई तो क्या आप लोकसभा के चुनाव अब नहीं कराएंगे अगले 3 साल तक, या अगली लोकसभा भी केवल 2-3 साल के लिए ही बनेगी? तो बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारी नीतियां जो हैं, उन पे बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। और इस स्पष्टीकरण को यह बात ध्यान रखते हुए सोचा जाना चाहिए कि केंद्र या राज्य किसी के भी अधिकार कम नहीं होने चाहिए। तो एक जो मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि ये इसको कहना जितना आसान है, इसको लागू करना उतना ही जटिल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसको लेके बीच का रास्ता जो आमतौर पे सुझाया जाता है, जो मुझे कम से कम काफी अच्छा लगता है, जो आइडिया एक मैंने पढ़ा था, बीच का रास्ता जो है वो क्या है कि भारत में यह कर देना चाहिए कि हर वर्ष एक बार चुनाव होगा, हर साल एक बार चुनाव होगा, कि आप ये कर दो। अभी क्या होता है, साल में 2-3 बार होते हैं। एक जो बीच का रास्ता है, इसमें जो मध्य मार्ग मेरे को सही लगता है, वो मध्य मार्ग क्या है, आप ये घोषित कर दो, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, आप ये कह दो कि हर साल अगर कहीं के भी विधानसभा चुनाव हैं तो वो मई में ही होंगे, आप ये तय कर दो, ठीक है। तो मान लो 2024 अभी चल रहा है, तो 2024 में जिन जिन विधानसभाओं के चुनाव ड्यू हैं पूरे 2024 में, उन सबके हम मई में ही कराएंगे। मान लो किसी विधानसभा का चुनाव जनवरी में ड्यू था, तो हम उसे कुछ महीने टालकर मई में करा देंगे। अब जैसे हरियाणा का चुनाव कब है, सितंबर में ड्यू है, तो हरियाणा के चुनाव को कुछ महीना पहले करा के हम मई में करा देंगे। इससे क्या होगा, दोनों लाभ हमको मिल पाएंगे, हम दोनों चीजों के बीच का रास्ता निकाल पाएंगे। ना तो हमारे यहां चुनाव 5 साल में एक बार होगा, और ना ही वो ऐसा होगा कि हर महीने, हर 2 महीने में चुनाव होता रहेगा। तो बेटा कुल मिला के यहां पर बात इतनी है, मैंने आपको बताया कि इसके विरोध क्या हैं, इसके समर्थन में भी बहुत अच्छे बिंदु हैं जो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पॉइंट यह है कि इसको लेकर चर्चा जो है वो चलते रहनी चाहिए और एक सर्वसम्मति से ही इसका निर्णय लिया जाना चाहिए, क्योंकि देश का जो संघीय ढांचा है उसको यह बदलने का काम कर सकता है। मैं आशा करता हूं कि इसके विरोध के जो बिंदु हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब जाने के पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो 20 तारीख से शुरू हो रहा है। 20 मार्च 2024 से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। 2025, 26, 27 में जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये
रेलिवेंट है। एजे लाइव कोड आपको लगाना है हमारी वेबसाइट या ऐप पर और 23,999 में इससे जुड़ जाना है। 20 मार्च को शुरू होगा, सुबह 8 बजे वाली क्लासेस हैं, याद रखिएगा। तो इसमें आपको रोजाना 3 घंटे का लेक्चर मिलेगा, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका इवैल्यूएशन होकर मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्री और मेंस की दोनों की नोट्स मिलेंगे, और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको रेसिडेंशियल सुविधा मिलेगी, यानी कि आपको हम अपने कैंपस में बुलाएंगे दिल्ली में, वहां पे आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंतर्गत होगा मेंस की तैयारी के लिए। तो आज ही आप एजे लाइव कोड लगाकर इस कोर्स से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी जो है उसको एक सही दिशा प्रदान कीजिए। इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।